गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज का इंटरव्यू बड़ा रोचक है और शुरू से अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए हैं तो एडमिशन ले लीजिए। तो क्या है कि दो लोगों के डेटा हैं, एक पुरुष है और एक महिला गुरुवर है। पहले मैं महिला गुरुवर से शुरू करता हूँ। इनसे पूछा गया, ये कुछ मटेरियल ले गई थी, उससे मटेरियल दे डोंट टच द मटेरियल इफ़ यू ब्रिंग देम बट कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इट। ऐसे इनके थेसिस से, इनके डिसर्टेशन से, इससे सवाल पूछा गया। उसके बाद जो मटेरियल ले गई थी वो उसको देखा नहीं, लेकिन इनके पीएचडी थी तो थेसिस और उन सारी चीज़ों से सवाल पूछा गया। उसके बाद हॉबी पे आया गया और हॉबी पे इनसे डेप्थ में पूछा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, क्वेश्चन ऑन नीड ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की क्या आवश्यकता है, तो इन्होंने अच्छा जवाब दिया। वैसे आप लोग भी जान जाइए कि मेंटल हेल्थ पे सरकार बहुत गंभीर है, चूँकि जो डेटा है लास्ट सेंसस का 2011 का, 21 में सेंसस हुआ नहीं, 15 लाख से अधिक मेंटल हेल्थ के लोग हैं। और मेंटल हेल्थ में जो सबसे ज़रूरी है कि उनका इंक्लूज़न, जब तक समाज में उनका इंक्लूज़न नहीं होता है तो समाज के लिए वो बहुत बड़ी लायबिलिटी है और आम पेशेंट से बड़ा डिफरेंट है। तो उनका रिहैबिलिटेशन, सोशियो इकोनॉमिक, हमारा बिहेवियर और उनके ट्रीटमेंट, ये तमाम चीज़ों को लेके 2014 में ही जब ये सरकार यूपीए एनडीए आई थी 1 तो बनी थी, उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे और ये स्वीकारा गया था कि मेंटल हेल्थ उतना ही सीरियस मैटर है जितना किसी और अन्य बीमारियों के लिए या अन्य समस्याओं के लिए हम राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हैं। इसलिए इस पर राष्ट्रीय नीति बनी और ख़ासकर एक शिक्षक के जीवन में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जितना जल्दी आप उसको पकड़ लेते हैं कि किसी बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है स्लो लर्नर हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी नहीं हो, तो इन सारे चीज़ों को एक टीचर अगर समझ ले तो उस पर केयर करके उसके जीवन को अच्छा कर सकता है, वरना वो बच्चा डिप्रेशन में बराबर रहेगा और बहुत खुश नहीं रहेगा, चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से भागेगा, साफ़ सफाई पे अपना ध्यान नहीं देगा, समय पे खाने पीने के प्रति बहुत अव्यवहारिक हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप एक प्रैक्टिस के द्वारा एक टीचर ला सकता है। क्योंकि अर्ली एज में मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत रेयर केस में होती है, मोस्ट ऑफ द केस में बिहेवियरल एटीट्यूड के द्वारा व्यवहारिक समझ विकसित करके मानसिक पीड़ित को या मानसिक रूप से, क्योंकि इसके कई एंगल्स हैं। मानसिक मेंटल हेल्थ का मतलब एकदम से पागल की कल्पना नहीं कीजिए। आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का नाम आएगा वो कांपने लगेगा, हाथ से पसीने आएंगे, लिख नहीं पाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत सेल्फ वो इनिशिएट किसी चीज़ को नहीं कर पाएगा, लीडरशिप नहीं रहेगी। किसी चीज़ को करने में कोई अगर 2 घंटे में करता है तो 3 घंटे 4 घंटे लगाएगा, बार बार काट देगा, अपने आंसर से ही खुश नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में होता है ब्रेन, इसलिए ऐसी समस्या होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है मेंटल हेल्थ के ऊपर जितना अधिक से अधिक टीचरों को ट्रेंड किया जाए, जितनी अधिक से अधिक जानकारी शेयर की जाए, जितना इस पर वर्कशॉप और सेमिनार टाइम टू टाइम आयोजित होते रहे। ऑन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या आया है। तो
पीछे भी मैंने बताया था, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करती है, और ख़ासकर जब हम इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा है कि पुनरावृत्ति करना मतलब बैक टूवर्ड्स हिस्ट्री भी जाती है और चीज़ों को रोक के भी देखती है। तो क्लाइमेट चेंज का सबसे पॉजिटिव जो इम्पैक्ट आया है कि हम इस 4th फेज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्लीन एनर्जी की ओर अपनी जर्नी को शुरू कर दिया। बहुत बड़ा एजेंडा हमने क्लीन एनर्जी को बनाया है। अभी बजट में भी देखे होंगे कि क्लीन हाइड्रोजन कौन सा, जो क्लीन, जो नेचर से, एयर से जो एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो सबसे सारे लोग दुनिया में इस ओर सोचने लगे हैं, चाहे सोलर हो चाहे विंड हो, सारे एनर्जी को चैनलाइज करना दिन रात। उससे आप सुनते होंगे कि फलाने स्टेशन को टोटली सोलर सिस्टम पे ले आया गया, या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर ले आया गया दिन रात। आज भी अखबार में था कि जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज हुई है। हालांकि ये क्वेश्चन वहीं से उठा है, इसलिए डेली का अखबार पढ़िए कि बहुत बड़ी खबर थी कि जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू के पास ही है वो, और लिथियम मिला है बहुत अच्छे क्वांटिटी में। बहुत दिन से हमारे जियोलॉजिस्ट इसमें लगे हुए थे। तो एनर्जी की जो यात्रा हमारी है वो लगता है कि बहुत जल्दी विदिन 5 ईयर्स हम बहुत ज़्यादा, फिर इथेनॉल की बात करते हैं ब्लेंडेड, तो तमाम इस ढंग की बहुत बड़ा, इस देश का 3रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोची, वो बहुत ही रिसेंटली उसको टोटली सोलर पे कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है कि क्लाइमेट चेंज ने विज्ञान को इस ओर दौड़ा दिया है, और हर चीज़ में अब हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं। यानी सस्टेनेबिलिटी, धारणीय विकास या टिकाऊ विकास हमारा एक मेजर कंसर्न हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा बात है, बड़ा अच्छा है। इसीलिए कहा हूँ डिफरेंस बिटवीन थिंक एंड बिलीव, सोच और आस्था। बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं से विरासत में ही मिलता है। जैसे हमें बुद्धि विरासत में मिलती है, संस्कृति विरासत में मिलती है, तो संस्कृति का ही एक पार्ट है बिलीफ सिस्टम। हाँ, उसमें भी हम ऐड ऑन करते हैं, वैल्यू एडिशन होता है अपने एक्सपीरियंस से, या पीयर ग्रुप के, या सोसाइटी के, या मीडिया के, जितने भी सोशल चेंज के एजेंसियाँ हैं, उन सारे के प्रभाव में हमारा बिलीफ सिस्टम में ऐड ऑन होता है या थोड़ा बहुत सुधार होता है, उसको हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। थिंक निहायत ही व्यक्तिगत चीज़ है, जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा होता है, हमारे संज्ञात्मक विकास से। जब ज्ञान और ज्ञान के साथ हमारे अंदर वो समय अनुभव जोड़ता है, तो ज्ञान, अनुभव, प्रज्ञा, जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कह सकते हैं या विजडम कह सकते हैं, प्रज्ञा का सबसे अच्छा अंग्रेजी विजडम होगा। तो इन सब के द्वारा थिंक अपनी संपत्ति बनती है। जैसे शिक्षा आपकी अपनी संपत्ति बनती है, तो चिंतन भी आपकी अपनी बनती है। लेकिन बिलीफ कहीं ना कहीं से उधार लिया हुआ पार्ट है या संस्कृतिकरण का एक हिस्सा है। उसके बाद व्हाट NEP सेज अबाउट लैंग्वेज, बहुत बार बात हो चुकी है कि ये होम लैंग्वेज की बात करता है, मदर टंग की बात करता है, रीजनल लैंग्वेज की बात करता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी। लेकिन 3 लैंग्वेज फार्मूला में किसी लैंग्वेज का सिलेक्शन नहीं है, बहुत शिथिल है। जहाँ जो ज़रूरत हो उसको चयनित करना है, और लिबरेट कर दिया, यानी मदर टंग को इतना ज़्यादा डिफाइन कर दिया। जैसे वो होम लैंग्वेज, जिसको कभी कभी बोर्ड फैमिली लैंग्वेज भी बोलने लगते हैं, हालांकि फैमिली लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। फैमिली लैंग्वेज बिल्कुल मदर टंग का पर्याय होगा, लेकिन होम लैंग्वेज और मदर टंग में जो डिफरेंसेस है वो माइग्रेशन के केस में, जो मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ कि माइग्रेटेड जो पॉपुलेशन कहीं जाती है और वो पॉपुलेशन एक नया मदर टंग वहाँ डेवलप कर लेती है। जैसे हमारा है, अगर मैं बात करूँ हमारे होम लैंग्वेज की और मदर टंग की, तो दोनों हम सब की बराबर है, दिल्ली वाले की। लेकिन
मेरा व्यक्तिगत मदर टंग वो नहीं है जो हमारे बच्चों का है, जो यहाँ के परिवेश का है। व्हाट एक्टिविटी आई डू फॉर क्लासेस, मतलब अपने क्लास के लिए क्या क्या एक्टिविटी आप करती हैं, तो सब आप लोग जानते ही हैं, नया कुछ नहीं है। व्हाट वी विल इम्प्लीमेंटेड बाय इन स्कूल, मतलब आपने स्कूल में क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, तो एग्ज़ाम इंचार्ज थी और कई चीज़ों का, उन सारी चीज़ों को बताया। व्हाई गैप इन योर एजुकेशन, तो बट नेचुरल है कि एक नेचुरल बेस से जब एजुकेशन होके नौकरी लग जाती है तो वो प्रोसेस इंटीग्रेटेड ही रहता है, ग्रेजुएशन बीएड, उसके बाद डिसइंटीग्रेट करता है। जैसे जैसे लोगों को दायित्व बढ़ जाते हैं, जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स लाइफ में और काम करने लगते हैं, तो जैसे जैसे जिसको मौका मिलता है अपने एजुकेशन को, जिसकी रुचि रहती है उसमें वो इन्हेंसमेंट होता रहता है, ऐड ऑन होता चलता है। ये बड़ा कम समान सा बात है, एक क्वेश्चन है भी नहीं, लेकिन अगर पूछता है तो सबके लिए एक ही जवाब है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। प्रिंसिपल बन के क्या कीजिएगा, बिल्कुल सबको पता है। हाँ, अब आखिरी क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है दो। व्हाट इज वीर बाल दिवस, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली वीर बाल दिवस मना है। वीर बाल दिवस का जो कॉन्सेप्ट है कि 9 जनवरी 2022 को 9 जनवरी गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व था, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, तो सबसे बड़े अजीत सिंह थे, उसके बाद अजीत सिंह के बाद जुनैद सिंह थे, जुहैर सिंह थे, जुहैर सिंह के बाद जोरावर सिंह और फतेह सिंह, साहिबजादा सबके आगे लगा था। तो खासकर 8 वर्ष के जोरावर सिंह और 5 वर्ष के फतेह सिंह को मुगलिया दौर था, औरंगजेब का शासन था, और बहुत सोशियो इकोनॉमिक और हिस्ट्री में जाकर जो हिस्ट्री का व्यक्ति आउटराइटली वैसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि हर काल की अपनी एक विशेषता है, अपने मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, तो ये मैटर डिबेट का हो जाता है। तो इनकी शहादत हुई, जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, तो इन और 2 बच्चे भी मारे गए, उनका भी बलिदान ही हुआ। तो चारों बच्चों की याद में इंग्लिश कैलेंडर से एक डेट बनाया गया, वो डेट है 22 दिसंबर, तो 26 दिसंबर। तो हर साल 26 दिसंबर को अब ये मनाया जाएगा। पहली बार पिछले साल 2022 में 26 दिसंबर को मनाया गया, और इसका उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना, वीरता की भावना को पैदा करना, इनके इतिहास को बताकर, इनकी जीवनी को बताकर, कीर्तन करना, नगर में जुलूस निकालना, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति का एजेंडा है। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पूछता है कि वीर गाथा प्रोग्राम क्या है और दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी बात है कि वीर गाथा प्रोग्राम जो था, वो जितने भी गैलेंट्री अवार्डी हैं, चाहे वो मिलिट्री के हों, पारा मिलिट्री के हों, गवर्नमेंट द्वारा जो सेटअप, जो भी सिस्टम है फोर्स का, और प्लस सिविलियंस के लिए भी है, जैसे कोई सिविल सर्वेंट मरता है या कोई सिविलियंस कहीं काम करते मरता है, तो अलग अलग ढंग के गैलेंट्री अवार्ड की बात है। तो ये बच्चों के अंदर एक सिमिलरिटी तो दोनों में है कि गुणधर्म ये है कि राष्ट्र प्रेम को जगाना, लेकिन इसमें है कि इन बच्चों को इस पे प्रोजेक्ट के रूप में काम करना है। जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है या स्टेट स्कूल है, उनके बच्चे जो साल में 2 बार गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, तो उन अवार्डी के ऊपर पीछे से लेकर अभी तक अपने मन से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट का भी क्लासिफिकेशन ठीक जीन पियाजे के हिसाब से कह लीजिए या नई शिक्षा नीति के हिसाब से किया गया है। तीसरे से 5वें, फिर 6 से 8th, 9th, पहला 3 से 5th तक, 3 से
पहले में 3 से 5 तक, दूसरा 6 से 8, तीसरा 9, 10 और चौथा 11, 12। 150 शब्दों का पैराग्राफ लिखे या पोइट्री लिखे, पहला वाला। उसके बाद शब्द बढ़ते जाते हैं, 500 होते हैं, 750 होते हैं, 1000 होते हैं। उसके बाद वो पेंटिंग बना सकता है, या वीडियोग्राफी कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, ताकि उन वीरों को वो याद कर सके। इसके लिए और पुरस्कार की व्यवस्था है। इस अवार्ड की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है और सारे वर्ग से चयनित होकर लोगों को अवार्ड मिलेंगे। तो पर्पस क्या है, डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंसेज है कि जितने भी देश के वीर हुए हैं जिनको वीरता पुरस्कार मिला हो, उन वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाने की बात, ताकि समझा जाए कि देश के लिए न्योछावर होने वाले क्या थे। और यहाँ ये डिफरेंस बनता है कि ये कांस्टेंट है कि इन 4 बच्चों के लिए है, लेकिन ये सबके लिए है। और इसमें याद करना है, वीर बाल में उनको श्रद्धांजलि देनी है और उनकी कहानी को जानना है। इसमें श्रद्धांजलि नहीं देनी है, उनकी चीज़ों को और समाज के सामने लाना है कि आखिर किस परिस्थिति में उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला था, कैसे उन्होंने देश के लिए अपना जान दांव पे लगाया था। बहुत सारे बड़े से बड़े गैलेंट्री परमवीर चक्र विजेता भी जीवित भी हैं, लेकिन अपनी कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, तो ये समझ गए। इसको देखिएगा। दूसरा इंटरव्यू और रोचक है। ये क्या है, ये अजीब, बहुत अच्छा इंटरव्यू, इसको मैं मानता हूँ। और ये केवल सीधा जाके कैमरा फिक्स हो गया स्कूल में। एक गुरु से पूछा गया आपका स्कूल का क्या नाम है, उन्होंने बताया तो ये शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण में। इन्होंने कहा कि आप उसको, क्या दिल्ली में सब तो शहरी ही है, मतलब बहुत ही इस ढंग का नहीं है कि बहुत अच्छी वहाँ के निवासियों की आर्थिक दशा है, मजदूर क्लास के बीच है। तो कितने बच्चों, इन्होंने बताया करीब 3000 बच्चों का स्कूल है। तो कितने बच्चे एब्सेंट रहते हैं? उन्होंने बोला कि एब्सेंट तो कम रहते हैं, अगर उसके लिए आप क्या करते हैं? फिर उन्होंने कहा कि पेरेंट्स से हम लोग बात करते रहते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि एक दिन भोजन छूटने का क्या मतलब है, एक दिन स्कूल छूटने का क्या मतलब है, उसका स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, शिक्षा पर क्या असर पड़ता है। तो इस ढंग की हम लोग काउंसलिंग करते रहते हैं। वहाँ की समस्याएं क्या क्या है, उन्होंने बताया कि वहाँ की समस्याएं हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट स्कूल को नहीं मिलता है। इनको पूरे कक्षा की बात याद आ गई, वो 16 घंटा बनाम 8 घंटा का इन्होंने उदाहरण पेश कर दिया। बहुत अच्छा मौका था, गुड, थैंक्स, इनको गुड मिला। उसके बाद अभी तक आपके स्कूल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आपके ड्यूरेशन में? तो इन्होंने बताया कि बहुत कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके साफ़ सफाई, एक एक चीज़ को इन्होंने काउंट करा दिया। तो इनसे पूछा पेडागॉगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ज़रूरी है? तो इन्होंने कहा दोनों ज़रूरी है, पेडागॉगी भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी। तो बोला पहले तो पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी, तो आज क्या ज़रूरत है इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, होड़ लगी हुई है 5 स्टार होटल बनाने की? तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, लगता है, लेकिन ठीक है, मजबूरियां थी उस समय, देश के पास इतने साधन नहीं थे, इतने कौशल की ज़रूरत नहीं थी, इतने ढंग की शिक्षा की ज़रूरत नहीं थी, जनसंख्या बहुत कम था, तो एक गुरु पेड़ के नीचे भी पढ़ा लेगा। लेकिन आज इतना बड़ा वॉल्यूम है, कहाँ इतना पेड़, कहाँ तक आवाज़ जाएगी, और प्रकृति का वातावरण अपने ढंग से अलग होता है, और पेड़ के नीचे आप इस धूप में, गर्मी में कहाँ पढ़ा लेंगे, कहाँ मैदान में पढ़ा लेंगे। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में कंफर्टेबल बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरे ज़माने में पंखा नहीं था, बोर्ड ने बोला सर आज पंखे की बहुत ज़रूरत है, आज क्या जलवायु की स्थिति है। तो इसलिए दोनों के ही तालमेल से अच्छी शिक्षा चल सकती है, हम एक पर बल नहीं दे सकते। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा। आज नहीं लगता कि इंफ्रा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बोला बिल्कुल, अब तो सरकार बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, समग्र शिक्षा अभियान में अधिक से अधिक स्कूलों को
डिजिटलाइज करने की बात है, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और बहुत सारे वोकेशनल क्लास की ज़रूरत है। चूँकि वो वक्त की ज़रूरत है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। आप प्रिंसिपल बन के क्या करेंगे? तो सामान्य सा क्वेश्चन रहा। तो इस तरह से आज दोनों लोगों ने बहुत इज्जत बचाई और बहुत अच्छा किए। धन्यवाद गुरुवर। फिर अब मंडे को मुलाकात होगी। जय हिंद।